class. Today we'll continue with the class of Indian Evidence Act and understand about some new concept related with this law. हमने अपने लास्ट क्लास में सेक्शन 3 तक कवर किया था. आज हम सेक्शन 4 से स्टडी स्टार्ट करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो सेक्शन 4 में मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, इन तीनों चीज़ का जिक्र है. तो हमको इससे पहले क्या जानना चाहिए? सबसे पहले तुम्हें ये जानना चाहिए कि इंडियन एविडेंस एक्ट कितने टाइप के प्रिजम्पशन को बताता है. तो इंडियन एविडेंस एक्ट जनरली जो है दो प्रिजम्पशन बताता है. वो क्या है? प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट. फैक्ट को हम प्रिजम्पशन ह्यूमनिस भी कहते हैं, जिसका मीनिंग होता है कि ये ऐसा प्रिजम्पशन जो ह्यूमन कंडक्ट पे बेस्ड हो और ये नेचुरल होता है. ठीक है. और जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है ये आर्टिफिशियल प्रिजम्पशन है. और ये दो काइंड के होते हैं. कौन कौन से? रिबटेबल, इनरिबटेबल. इसे हम इसका काइंड नहीं कह सकते हैं. इसे इसकी मतलब जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है ये रिबटेबल, इररिबटेबल दोनों हो सकते हैं. तो किस किस सिचुएशन में ये रिबटेबल है और किस किस सिचुएशन में ये इररिबटेबल है, इसको हम जानेंगे. ठीक है. तो पहला है मे प्रिज्यूम. मे प्रिज्यूम whenever it is provided by this act that the court may presume, it may either regard such fact as proved unless and until it is disproved or may call for proof of it. मतलब कोई भी कोर्ट किसी भी फैक्ट को मे प्रिज्यूम करेगी, मतलब मानेगी. कब तक? जब तक कि वो डिस्प्रूव ना हो जाए या उसके प्रूफ के लिए मतलब कॉल ना कर दी जाए, यानी कोर्ट उसको प्रूव करने के लिए कॉल ना करे, तो उसे मे प्रिज्यूम कहते हैं. ठीक है. तो इसमें जो होता है कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है. फिर आ गया हमारा शैल प्रिज्यूम. तो एग्ज़ाम में यही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है कि शैल प्रिज्यूम रिबटेबल है या नहीं है. तो शैल प्रिज्यूम रिबटेबल है. और क्या? रिबटेबल ऑफ लॉ है. ठीक. यानी ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है और रिबटेबल है, मतलब मैंडेटरी नेचर है. पर कब तक? जब तक कि इसको डिस्प्रूव ना कर दिया जाए तब तक ये एज इट इज़ रहेगा. और तीसरा होता है हमारा कंक्लूसिव प्रूफ. कंक्लूसिव प्रूफ वो फैक्ट्स होते हैं हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में जो कि 41, 112 यानी 112 और 13 यहाँ पे बी होना चाहिए, यानी ये डाउरी डेथ से रिलेटेड है. ठीक है. ये ऐसे 3 प्रोविजंस हैं जो कि कंक्लूसिव प्रूफ होते हैं, यानी जिसमें कोर्ट कोई भी प्रूफ नहीं एडमिसिबल करती है. मतलब वो एज इट इज़ ही होता है, जैसा फैक्ट है उसको सत्य ही माना जाएगा. ये हमारा कंक्लूसिव प्रूफ में आता है, यानी ये इररिबटेबल है. ठीक. ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि जो कंक्लूसिव प्रूफ होता है वो रिबटेबल है या इनरिबटेबल है. तो ये इररिबटेबल है. और ये क्या है? प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है. यानी जो शैल और कंक्लूसिव है ये दोनों क्या है? ये दोनों हमारा प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में आते हैं. और मे प्रिज्यूम प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट में आता है. और ये ह्यूमन कंडक्ट पर बेस होता है. इसमें लॉ का कोई रिलेशन नहीं होता है. ये फैक्ट जो होता है वो ह्यूमन कंडक्ट पर बेस होता है. जो पार्टीज अपनी तरफ से लाती हैं वो ही प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट में इंक्लूड होता है. ठीक है. तो ये हमारा हो गया सेक्शन 4. तो हमारे सेक्शन 4 में फ़िलहाल तो इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सबसे मेन इसका जो क्वेश्चन होता है वो रिबटेबल और इररिबटेबल पे पूछा जाता है. प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट क्या है? तो मे प्रिज्यूम आप लिख लीजिए इसको कहीं साइड में. मे प्रिज्यूम जो होता है ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है. शैल प्रिज्यूम कंक्लूसिव प्रूफ, ये क्या है? ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है. ठीक. तो ये हमारा सेक्शन 4 हो गया. अब सेक्शन 5 चैप्टर 2 ये कहाँ से कहाँ तक का है? 5 to 55. ठीक है. तो 5 हमें क्या बताता है? एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट. मतलब इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है कि जो एविडेंस है किसी भी केस के लिए, जो एविडेंस लिया जाता है कोर्ट के द्वारा, एडमिसिबल किया जाता है, वो या तो फैक्ट इन इशू होता है या तो वो रेलिवेंट फैक्ट होता है. और ये दोनों हमने आगे सेक्शन 3 में पढ़ चुके हैं कि ये होता क्या है. ठीक. अब इसका नेचर क्या होता है? ये एग्जिस्टेंस भी हो सकता है, नॉन एग्जिस्टेंस भी हो सकता है. ठीक है. मतलब ये कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर होते हैं एज अ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट. ठीक है.
तो सेक्शन 5 में तो यही दिया हुआ है और यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किस टाइप के एविडेंस जो होते हैं वो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में एडमिसिबल है। तो वहाँ पे नंबर फर्स्ट है फैक्ट एंड इशू, नंबर सेकंड है रेलिवेंट फैक्ट। ओके, तो ये बड़ा ही प्यारा सा सेक्शन है। सेक्शन 6, सेक्शन 6 नॉर्मली किस बारे में बात करता है? ये होता है रेस जेस्टे। रेस जेस्टे एक डॉक्ट्रिन है जिसका मीनिंग होता है थिंग्स डन। ठीक, तो देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो यही लिखा है कि रेस जेस्टे इज़ एन एक्सेप्शन ऑफ हियरसे एविडेंस। हियरसे एविडेंस नॉर्मली एडमिसिबल नहीं है, ये बेस्ट एविडेंस था। ठीक, बेस्ट एविडेंस यही था ना कि हियरसे एविडेंस जो है वो एडमिसिबल नहीं है, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है? रेस जेस्टे। रेस जेस्टे अब हम समझते हैं कि ये क्या होता है। तो रेस जेस्टे रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, मतलब ड्यूरिंग द क्राइम यानी ड्यूरिंग द कंडक्ट अगर कोई भी चीज़ एक सेम ट्रांजेक्शन में हो रही है, सेम ट्रांजेक्शन इन द सेंस जैसे एक ए जा रहा है, ठीक, एक गाड़ी जा रही है बहुत स्पीड में और एक उसने जो गाड़ी थी उसने एक इंसान को टक्कर मार के निकल गई। ए ने नहीं देखा, लेकिन ए ने आवाज़ सुनी और उसने ये देखा कि गाड़ी बहुत स्पीड से जा रही थी और जब उसने आवाज़ सुन के वहाँ आया तो वो गाड़ी उसका एक्सीडेंट करके भाग गई थी। तो ये सब क्या है? एक सेम ट्रांजेक्शन में हो रहा है, ना कि बाद में हो रहा है ना। एक में ही हो रहा है कि सारे काम मतलब सेम ही टाइम पे हो रहे हैं, सेम ही प्लेस पे हो रहे हैं। तो ये सब हमारे फार्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन के अंदर आता है और इसे ही रेस जेस्टे कहते हैं। इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस हैं वो क्या है? आर वर्सेस बेडिंगफील्ड, आर वर्सेस रेजाइना, आर वर्सेस फोस्टर। इसका बहुत ही पूछा जाने वाला जो है वो संवल दास होता है, स्टेट ऑफ बिहार। यानी ये जितने भी केसेस हैं ये प्री में बहुत पूछे जाते हैं और आप इसको मेंस में भी लिख सकते हैं। इसका मैंने वो नहीं लिखा हुआ है कोटेशन, लेकिन एक मतलब रिमाइंड करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं ताकि एग्ज़ाम के वक्त आप इसको रिवाइज कर सकें बड़े आराम, ठीक है, आराम से मतलब। फिर आता है सेक्शन 7। 7 में क्या है? हाँ, इसका एक चीज़ और कि पूछा जाता है कि रेस जेस्टे जो होता है वो फर्स्ट टाइम कब डिक्लेयर किया गया था, यानी कब इसका जजमेंट आया था। तो वो आया था 1693 में थॉमसन वर्सेस ट्रेवेनियन के केस में। ये इंडियन केस नहीं है, फॉरेन केस है, लेकिन रेस जेस्टे सबसे पहले यहीं पे मतलब इसका डिसीजन दिया गया था कि रेस जेस्टे नाम की भी कुछ चीज़ होती है। ठीक है, फिर हम आते हैं सेक्शन 7, फैक्ट्स विच आर द ओकेजन कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट एंड इशू। तो हम इसके कोटेशन में क्या दिख रहा है? ओकेजन, कॉज और इफेक्ट। लेकिन अगर हम इसके अंदर का प्रोविज़न पढ़ेंगे तो हमको दो चीज़ें और दिखाई देती हैं, जो है स्टेट ऑफ थिंग्स एंड एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमें सेक्शन 7 से रिलेटेड याद होना चाहिए, क्योंकि ये प्री में पूछा जाता है कि सेक्शन 7 किस चीज़ से डील करता है या उसके प्रोविज़न में कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं। तो ओकेज़न होता है, कॉज होता है, इफेक्ट होता है, स्टेट ऑफ थिंग होता है, अपॉर्चुनिटी होता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्ज़ाम क्या दे दिया जाता है यहाँ पे? इंटेंशन, मोटिव, तो वो गलत है। ठीक, इसका जो एक बहुत ही रेलिवेंट केस है, लैंडमार्क केस है, वो है आर वर्सेस रिचर्डसन। इसमें क्या होता है कि इसमें एक प्रेग्नेंट लेडी होती है, वो घर में अकेली रहती है और मतलब जो उसका लवर होता है, एक साइड से बोल दें तो वो उसका मर्डर करता है आके। क्यों मर्डर करता है? क्योंकि उसको मतलब वो शादीशुदा नहीं रहती है, तो उसको ये डर रहता है कि अगर ये बाहर जाएगी तो उसके रेपुटेशन पे कोई आँच आ जाएगी, तो इसलिए वो उस प्रेग्नेंट लेडी का मर्डर कर देता है। तो यहाँ पे अकेला होना ओकेज़न, यानी ये जो मेन केस है ये ओकेज़न के ऊपर ही है कि अकेला पाके उसने उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ये सेक्शन 7 से रिलेटेड है और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और सेक्शन 7 में एक डॉक्ट्रिन आती है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडक्टिव लॉजिक। इसे तो आप ऐसे ही याद कर लीजिए अभी के लिए, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडक्टिव लॉजिक सेक्शन 7 में आता है। देखिए इसका इलस्ट्रेशन तो आप पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं भी मिले बस पढ़ लो, कहीं से भी पूछते हैं, ठीक। फिर आता है सेक्शन 8, मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। तो इसमें एक जो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है वो है इंटेंशन,
यानी आपको दे देंगे 4 नाम, उसमें से आपको एक एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो आप इंटेंशन को करिएगा क्योंकि इसमें मोटिव बताया गया है, इंटेंशन नहीं बताया गया है। दोनों एक तरफ से देखा जाए तो दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। बिना मोटिव के इंटेंशन नहीं होता। सबसे पहले इंसान का मोटिव ही होता है, फिर वो किसी भी अपराध को करने के लिए इंटेंशन बनाता है, ठीक है। लेकिन सेक्शन 8 में अभी के लिए सिर्फ मोटिव बताया गया है कि क्यों अगर कोई भी क्राइम करता है तो उसका मोटिव क्या है, उसके पीछे मोटिव क्या है। जैसे अभी हमने ये केस पढ़ा तो यहाँ पे इसका मोटिव क्या था, अपने रेपुटेशन को बचाने के लिए उसने प्रेग्नेंट लेडी का मर्डर कर दिया था, ठीक है। तो अगर एक तरफ से देखा जाए तो यहाँ भी वो केस बन जा रहा है एज अ मोटिव, लेकिन वो सेक्शन 7 से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं वो मोटिव है, प्रिपरेशन है और प्रीवियस कंडक्ट है और सब्सिक्वेंट कंडक्ट है। तो ये प्रीवियस और सब्सिक्वेंट अगर हटा दें तो कंडक्ट यहाँ पे मेन कीवर्ड है, ठीक। तो प्रिपरेशन का अगर देखा जाए तो आईपीसी में बहुत ही कम सेक्शन है जो कि प्रिपरेशन के लिए पनिशेबल होते हैं। जैसे 399 है हमारा डकैती के लिए जो प्रिपरेशन होता है तो वो पनिशेबल है। और नॉर्मली क्या होता है कि प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी को मारने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो चीज़ पनिशेबल नहीं होती है। लेकिन 2-3 सेक्शन हैं, ऐसे एक्सेप्शन है आईपीसी में जो कि प्रिपरेशन के लिए भी उसको सज़ा दी जाती है। जैसे वार अगेंस्ट स्टेट हो गया, उसमें भी प्रिपरेशन के लिए मतलब है पनिशेबल है। तो वो हमारा सेक्शन 8 में रिलेटेड है। सेक्शन 8 में देखिए एक डॉक्ट्रिन रिलेटेड हो जाती है, लास्ट सीन थ्योरी, ठीक। ये ऐसे रैंडमली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जो लास्ट सीन थ्योरी है वो किस सेक्शन से रिलेटेड है, तो वो हमारे सेक्शन 8 से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे केस है इम्पॉर्टेंट, दरबारा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सुरेश चंद्र बिहारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, हाँ स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। इसमें मोटिव वर्सेस इंटेंशन यानी दोनों के बीच का डिफरेंस बताया गया था, सुरेश चंद्र बहरी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ से रिलेटेड, ठीक है। ये देखिए इसका सारे ही इलिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, तो इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। A, B, F, J, K, ठीक। हाँ इतने जो होते हैं वो पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, प्रीवियस एग्जामिनेशन में ये पूछे गए हैं। आप इतने बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, उसके अलावा सब रिवाइज तो होता ही रहेगा। और इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे एज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी, ट्राई किया, मोटिव, उसका मोटिव क्या था, उसको एक्सटॉर्ट मनी यानी उसको डरा धमका के मनी लेना था, ठीक है। तो उसका यहाँ पे वो मोटिव बन गया। तो ऐसे ऐसे करके आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये नॉर्मल है, ऐसे पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम में ऐसे ही आते हैं। बस पूरा पूरा उठा के रख देंगे और आपको उसका सोल्यूशन इसी से देना पड़ेगा, ओके। फिर आता है सेक्शन 9। सेक्शन 9 फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट, ठीक। तो इसका जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस सेक्शन 9 से रिलेटेड वो तो टीआईपी है। टीआईपी मतलब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, किसका होता है, एक्यूज्ड का होता है, किसके द्वारा होता है, विटनेस के द्वारा होता है। देखिए टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के कुछ इसेंशियल होते हैं। जैसे मैं आपको कुछ ही बताऊंगी। जैसे टीआईपी जो होता है वो मजिस्ट्रेट के फ्रंट होता है, बिफोर द मजिस्ट्रेट होता है टीआईपी। और टीआईपी के दौरान पुलिस ऑफिसर वहाँ पे मौजूद नहीं रहती, ठीक है। यानी विटनेस का जब भी टीआईपी होगा तो पुलिस ऑफिसर वहाँ नहीं होती है, वहाँ सिर्फ मजिस्ट्रेट होता है, ताकि जो विटनेस है वो मतलब आराम से पहचान सके अक्यूज्ड को। और ये एक मतलब लिमिटेड टाइम के अंदर ही होता है, ताकि जो मेमोरी होती है ना कि मर्डर पता लग रहा है कि परसों हुआ, मतलब मर्डर 1 महीने पहले हुआ, आप 1 महीने बाद टीआईपी करा रहे हो, तो इतना इंसान को याद नहीं रहता है ना। तो अगर जो मर्डर का स्पॉट है वहाँ पे अगर कोई आई विटनेस है या कोई सुना मतलब हार्ड विटनेस है, तो वो क्या करते हैं कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन मतलब एज अ लिमिटेड पीरियड, जब तक उसका मेमोरी है स्ट्रॉन्ग है तब तक कि उसका टीआईपी ले लेते हैं। और इसमें वही होता है कि 3-4 लोगों को लाके एक्यूज्ड की तरह खड़ा कर देंगे, सेम कलर सेम मतलब हाइट वगैरह से, और फिर वहाँ पे
विटनेस को ये पहचान करनी पड़ती है कि एक्यूज्ड की तरह कौन दिख रहा था या कौन है, यही सब होता है टीआईपी में। इसके टीआईपी सेक्शन 54A ऑफ सीआरपीसी में टीआईपी वहाँ भी दिया हुआ है, जो कि किस अमेंडमेंट से जुड़ा था, 2005 से। ठीक, तो यानी जो सेक्शन 54A है वो हमारे 2005 अमेंडमेंट से एडेड है। ठीक, और देखिए एक केस बहुत इंपॉर्टेंट है, आर वर्सेस साजी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये किससे रिलेटेड है, टीआईपी। ये क्या बोलता है कि टीआईपी इज़ नॉट सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, यानी अगर टीआईपी है तो आप उसको एविडेंस, मतलब होता है ना एक बेस्ट एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस, आप नहीं मान सकते उसको, वो एक बेस्ट एविडेंस नहीं है। लेकिन उसको हम यूज़ कहाँ करेंगे, कोरोबोरेशन में, कॉन्ट्राडिक्शन में, किसके, विटनेस के। मतलब जिसने टीआईपी किया उसी के चीफ एग्जामिनेशन में, क्रॉस एग्जामिनेशन में हम टीआईपी का यूज़ करते हैं। ये तो हो गया सेक्शन 9 का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो। ठीक है, इसके अलावा हमारे सेक्शन 9 में क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन, इंट्रोडक्शन, यानी कोई फैक्ट और रेलिवेंट फैक्ट, मतलब कोई फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट जो कि उस मतलब क्राइम को या ऑफेंस को एक्सप्लेन करें। मतलब जैसे मॉब थी, मॉब में गोलियां चल गई, वहाँ पे लोग बहुत चिल्ला रहे थे, तो ये चिल्लाना क्या है, चिल्लाना मतलब एक्सप्लेन कर रहा है, लोगों का चिल्लाना ही उनका डर एक्सप्लेन कर रहा है, वो समझ सकते हैं, मतलब यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो गोलियां चली वो इलीगली चली, ठीक है, और गलत लोगों पे चली, तो ये क्या है, एक्सप्लेन है। इंट्रोड्यूस मतलब किसी का इंट्रोडक्शन देना, तो ये सब हमारे सेक्शन 9 में आता है। इसके अलावा भी सेक्शन 9 में चीज़ें होती हैं, जैसे क्या होती हैं, आइडेंटिफिकेशन हमने पढ़ा, तो पहला एक्सप्लेन हो गया, दूसरा हो गया इंट्रोडक्शन, तीसरा ये है फैक्ट विच सपोर्ट और रिबट एंड इन्फ्रेंस सजेस्टेड बाय फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, मतलब ऐसे फैक्ट जो कि मतलब ऐसे सर्कमटेंसेस जो कि उस फैक्ट को या तो सपोर्ट कर रही हैं या तो रिबट कर रही हैं, यानी या तो उसके फेवर में है या तो उसको मना कर रही हैं। ये चीज़ भी सेक्शन 9 में ही आती है, किसको, रेलिवेंट फैक्ट को। विच इस्टेब्लिश आइडेंटिफिकेशन, यानी हमने टीआईपी यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिक्स द टाइम और प्लेस, तो टाइम एंड प्लेस का भी जिक्र है इसमें, और शो द रिलेशन ऑफ पार्टीज बाय हुम एनी सच फैक्ट वाज ट्रांसलेटेड एंड आर रेलिवेंट, मतलब यहाँ पे रिलेशन ऑफ पार्टीज़ का भी बहुत बड़ा रोल है। तो सेक्शन 9 में बस इतना ही कीवर्ड है, आप इसको हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सेक्शन 9 से तो नॉर्मली यही पूछा जाता है कि टीआईपी कहाँ दिया हुआ है, तो सेक्शन 9 में। बाकी ये जो इसके अंदर का प्रोविज़न है ये मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर इसके जो ये इलस्ट्रेशन है आप ये देख लीजिएगा, जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये इलस्ट्रेशन किस सेक्शन से इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे कुछ कुछ कीवर्ड है जिसको आप मार्क कर सकते हैं। इंट्रोडक्टरी हो गया, तो अगर इंट्रोडक्टरी आपको दिख गया तो वो इंट्रोडक्शन यानी सेक्शन 9 से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन दिख गया आपको, एक्सप्लेनेटरी दिख गया, फिर एक्सप्लेनेटरी मतलब ऐसे करने से ना एक क्या होता है कि एक दिमाग में रहता है कि हाँ ये चीज़ सेक्शन 9 में दी हुई है, ठीक। तो फिर आता है हमारा सेक्शन 10। सेक्शन 10 में क्या है, थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिज़ाइन। तो इसका जो मेन कीवर्ड वो तो आपको ऐसे दिख रहा है, कॉन्स्पिरेटर मतलब कॉन्स्पिरेसी। यहाँ पे क्या हुई है, यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी हुई है। कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र, यानी जब दो या दो से अधिक लोग मिलके किसी के खिलाफ षड्यंत्र यानी कॉन्स्पिरेसी करते हैं और कॉमन इंटेंशन में करते हैं। कॉमन इंटेंशन कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी में दिया हुआ है, ठीक है। तो वो होता है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी आईपीसी में कहाँ दिया हुआ है, 120A 120B में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है वो बताई गई है। तो सेक्शन 10 में भी यही बताया गया है कि वेयर देयर इज़ अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव, यानी एक रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए बिलीव करने के लिए कि 2 और मोर पर्सन, देखिए यहाँ पे एक नहीं है, कॉन्स्पिरेसी का जो मेन एसेंशियल होता है कि वो कभी भी एक पर्सन हैव कंस्पायर्ड टुगेदर टू कमिट एन ऑफेंस और एन एक्शनेबल रॉन्ग, एनीथिंग सेड डन रिटन, यानी यहाँ पे कुछ कहा गया हो, सेड हो, डन हो यानी किया गया हो,
रिटन हो, कुछ लिखा गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे कहना, सुनना, सुनना नहीं, कहना, करना, लिखना, तीनों ही कॉन्स्पिरेसी के अंदर आते हैं। बाई एनी वन ऑफ सच पर्सन, यानी यहाँ पे पहली बात तो 2 पर्सन से ज़्यादा ही होते हैं। ठीक है, 2 पर्सन होते हैं तो 2 पर्सन से ज़्यादा होते हैं। तो अगर उन सब में किसी एक के द्वारा भी कुछ कहा गया हो, कुछ किया गया हो या कुछ लिखा गया हो, किसमें, इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन, मतलब उनके कॉमन इंटेंशन के दौरान ही ये सब किया गया हो, तो ये होता है हमारा रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। और जो कि जितने भी पर्सन उस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हैं उन सारे के अगेंस्ट ही ये काम करेगा। मतलब कॉन्स्पिरेसी मतलब वही है ना कि एक्ट अगर एक के द्वारा हो, यहाँ पे सेक्शन 34 हमारा आराम से लग जाता है। एक्ट अगर एक के द्वारा किया जा रहा है लेकिन कॉन्स्पिरेसी कईयों ने मिलकर की गई है, तो जो फैक्ट होगा वो सबके अगेंस्ट करेगा काम, यानी सबके अगेंस्ट ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे सेक्शन 10 में है। तो इसका जो देखिए मेन 2 इसके रिलेटेड केसेस हैं जो पूछे गए हैं हमेशा और में भी पूछे जाएं। तो पहला है आर वर्सेस ब्लेक वर्सेस टायर। इसमें क्या था कि रीजनेबल ग्राउंड इज नेसेसरी टू गिव टू इस्टेब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी, मतलब कॉन्स्पिरेसी के लिए रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए। ठीक, रीजनेबल यानी यहाँ पे एक रीज़न होना चाहिए कि कोई किसी के लिए षड्यंत्र क्यों बना रहा है भाई, उसके लिए रीज़न होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब चलते 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 सिर्फ षड्यंत्र बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो इसका मेन इसेंशियल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इंटेंशन होता है, यानी कॉन्स्पिरेसी के लिए इंटेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। इसका जो दूसरा इम्पॉर्टेंट केस है वो है मिर्ज़ा अकबर केस, जिसे शॉर्टली लव ट्रायंगल केस भी कहते हैं। सेक्शन 10 से ये रिलेटेड है, तो ये हमारे प्री में पूछा जाता है। ठीक है, तो सेक्शन 10 हो गया ये। अब हम आते हैं सेक्शन 11 पे। तो सबसे पहले तो सेक्शन 11 एक बहुत ही ब्रॉड सेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट। इसका मतलब क्या है कि 5 to 55 ये हमें क्या बताता है, फैक्ट इन इशू रेलिवेंट केसेस के बारे में बताता है। लेकिन सेक्शन 11 एक ऐसा सेक्शन है कि जो ये बताता है कि जो इन सेक्शन यानी 5 से लेकर 55 तक के सेक्शन में नहीं रेलिवेंट होगा, ठीक, वो आगे सेक्शन 11 में रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका यही नॉर्मल है कि अगर आप कोई भी फैक्ट ला रहे हैं जो कि सेक्शन चैप्टर 2 में नहीं रेलिवेंट हो रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो आप उसको सेक्शन 11 का क्लू लगा के आप उसको आराम से रेलिवेंट कर सकते हो अगर आपने प्रूफ कर दिया तो। ठीक, तो इसका देखिए 2 होता है, 2 इसके इसेंशियल है। इफ़ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू, यानी वही कि जैसे ये है ना कि किसी ने किसी का मर्डर का चार्ज किसी के ऊपर लगा हुआ है ठीक है, और अदर प्रोसिक्यूशन ने प्रूव कर दिया कि ए जो है वो 25 जनवरी को मरा था, तो बी आता है, बी ने ये प्रूव किया कि 25 नहीं वो 26 जनवरी को जिंदा था। तो ये क्या है, ये इनकंसिस्टेंट हुआ, फैक्ट के मतलब विरुद्ध गया। तो ये चीज़ हमारे कहीं भी नहीं होती है फिट। तो ये हम सेक्शन 11 के अंदर क्या करते हैं, इसको रेलिवेंट कर सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट। दूसरा क्या है, इफ़ बाय देमसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट दे मेक द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट हाईली प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबल और मतलब और इम्प्रोबेबल। तो मतलब वही है कि जो चीज़ बिल्कुल मानने लायक ना हो आप उसको मनवा सकते हैं सेक्शन 11 में। इसका नॉर्मल सा जो एक फंडा है वो यही है। ठीक, तो एक सेक्शन 11 से फिलहाल तो ये आपके मेंस के लिए हो गया। लेकिन जो प्री में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, वो होता है प्ली ऑफ एलिबाई। ये एक डॉक्टर ने प्ली ऑफ एलिबाई कहाँ दिया हुआ है, ये इसमें सेक्शन 11 में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसी से जोड़ के इसको पढ़ते हैं प्ली ऑफ एलिबाई, जिसका मीन्स होता है, देखिए इसका मैक्सिम है EQ नॉन नेगेट इन कम्बाइंड प्रोबेशन, यानी हु क्लेम्स नीड्स टू प्रूव इट नॉट द पार्टी हु निगेट्स। यानी प्ली ऑफ एलिबाई का जो एक मैं आपको इजी तरीके से बताऊं एक एग्जांपल से, तो प्रोसिक्यूशन ने ये मतलब
ये प्रूफ किया कि जिस दिन ए का मर्डर हुआ उस दिन बी दिल्ली में था, ठीक। लेकिन बी ने ये प्रूफ कर दिया उल्टा कि जिस दिन ए का मर्डर हुआ उस दिन वो वहाँ पे था ही नहीं, वो मुंबई में था। तो ये क्या है, प्ली ऑफ अलिबाई है। मतलब जहाँ पे मर्डर हुआ, जहाँ पे ऑफेंस हुआ, वहाँ पे ना होके आप कहीं और रहें, यानी आपका प्लेस ही चेंज हो जाए, तो वो चीज़ आता है प्ली ऑफ अलिबाई में, ठीक है। ये हमारा रूल ऑफ एविडेंस है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो सेक्शन 11 में प्ली ऑफ अलिबाई है वो क्या है, तो ये एक रूल ऑफ एविडेंस है, यानी अगर आपने ये प्रूव कर दिया तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है, ठीक है। ये सेक्शन 11 में आता है। तो इससे जो रिलेटेड एक केस है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है दूधनाथ पांडे केस, 1981 का केस है। मुंशी प्रसाद केस है जो कि सेक्शन 11 से रिलेटेड हो जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि सेक्शन 11 प्ली ऑफ अलिबाई स्टेट दैट द सस्पेक्ट वॉज नॉट देयर एट द क्राइम स्पॉट एंड टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ क्राइम ओइंग ही वॉज एट सम अदर प्लेस। मतलब जिस टाइम क्राइम हुआ, परफॉर्म हुआ, उस टाइम जो सस्पेक्ट है वो किसी अदर प्लेस में था, वहाँ पे था ही नहीं जहाँ पे क्राइम हुआ। तो ये हमारे प्ली ऑफ अलिबाई में आता है। ये सेक्शन 11 में दिया हुआ है। आप इसे नॉर्मली बस याद कर लीजिए कि सेक्शन 11 में ये डॉक्ट्रिन है और ये सेक्शन 11 से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये इसका जो शॉर्ट है, आप इसको मेंस में भी लिख सकते हैं, जैसे द टर्म अलिबाई इज ए लैटिन वर्ड विच मीन्स एल्सवेयर और समवेयर एल्स, मतलब कहीं और होना, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। तो सेक्शन 11 में यही है। इसका इलस्ट्रेशन आप देख लीजिएगा, सारे इम्पॉर्टेंट है। फिर जो इसके बाद इम्पॉर्टेंट आता है वो हमारा है सेक्शन 13, फैक्ट्स रेलिवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। यानी यहाँ पे राइट बताया गया है, कस्टम बताया गया है, ठीक है। तो सेक्शन 13 से जो रिलेटेड क्वेश्चन आता है बहुत ही ज़्यादा, वो ये आता है कि ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है या क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो सेक्शन 13 दोनों ही है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी है, क्वेश्चन और लॉ भी है। तो फैक्ट तो हमने समझा ही था कि जो फैक्ट होता है वो ह्यूमन कंडक्ट के बेसिस पे होता है, और जो लॉ होता है ये आर्टिफिशियल होता है, यानी जो लॉ एक्ट में लिखा हुआ है वो होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक, जिसका ह्यूमन कंडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो होता है इसका पूरी तरह लेना देना ही ह्यूमन कंडक्ट से, ठीक है। तो सेक्शन 13 में हमें 2 कीवर्ड याद रखने की जरूरत है, कस्टम, राइट्स। वैसे ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन मतलब जितना पूछा जाता है उतना आप हाईलाइट कर लीजिए, इतना काफ़ी है, ठीक है। फिर आता है हमारा सेक्शन 14, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। इसमें है फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और द बॉडी ऑफ बॉडली फीलिंग। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है स्टेट ऑफ माइंड, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है। कन्फ्यूज़न कहाँ होती है, सेक्शन 14 में 6 में, ठीक है। तो स्टेट ऑफ माइंड देखिए यहाँ पे कीवर्ड्स हैं कुछ जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इल विल, गुड विल। ये यहाँ का कीवर्ड है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि 4 ऑब्जेक्ट दे देते हैं और उसमें से एक को, तो यहाँ पे जैसे मोटिव नहीं दिया हुआ है, तो सेक्शन 8 से इसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि सेक्शन 8 में इंटेंशन नहीं दिया था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मोटिव नहीं दिया है। यहाँ पे इंटेंशन है, नॉलेज है, गुड फेथ है, नेग्लिजेंस है, रैशनेस है, इल विल है, गुड विल है, लेकिन मोटिव नहीं है। तो अगर सेक्शन एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मोटिव है या नहीं, तो सेक्शन 4 में मोटिव का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है। और यहाँ पे स्टेट ऑफ माइंड है, शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडली फीलिंग, यहाँ पे बॉडली फीलिंग का भी जिक्र किया गया है, ठीक है। तो सेक्शन 14 इसी से रिलेटेड है। और एक सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट 14 का जो क्वेश्चन आता है वो आता है इसके एक्सप्लेनेशन सेकंड से, ठीक। उतना फर्स्ट से नहीं आता, सेकंड बहुत आता है। क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ सच पर्सन शैल ऑल्सो बी अ रेलिवेंट फैक्ट। वैसे तो क्या है, हमारे जो लॉ है इसमें हम प्रीवियस कन्विक्शन नॉर्मली नहीं एडमिसिबल होता है, यानी ये मतलब ये नहीं, जैसे प्रीवियस कन्विक्शन से कैरेक्टर पे आ जाता है ना कि अगर ये पहले से ही जेल जा चुका है तो ये फिर से वही काम कर सकता है, ये एक माइंड सेट हो जाता है।
तो प्रीवियस कन्विक्शन नॉर्मली नहीं दिया जाता है कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में, लेकिन सेक्शन 14 के एक्सप्लेनेशन 2 में लिखा गया है कि अपॉन द ट्रायल ऑफ अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस द प्रीवियस कमीशन बाय द अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस इज रेलिवेंट विद इन द मीनिंग of this section, the previous conviction of such person shall also be relevant fact। यानी सेक्शन 14 का एक्सप्लेनेशन 2 एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे ये बोला गया है कि जो एक्यूज्ड का प्रीवियस कन्विक्शन है वो रेलिवेंट फैक्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और ये सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पे प्रीवियस कन्विक्शन रेलिवेंट है, तो वो कहाँ है, हमारे सेक्शन 14 के एक्सप्लेनेशन 2 में। इसे रट लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, तो एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट केस है आर वर्सेस प्रभुदास। इसमें यही बोला गया है कि द अक्यूज्ड वाज फाउंड इन पोजीशन ऑफ डॉक्यूमेंट अपेरेंटली फॉर्ज और प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस नॉट रेलिवेंट। मतलब आर वर्सेस प्रभुदास नॉर्मली पूछा जाता है कि किस सेक्शन से रिलेटेड है, तो सेक्शन 14 से रिलेटेड है। अब इसका इलस्ट्रेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है ना कि इलस्ट्रेशन आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको एक नज़र जब भी ये एक्ट पढ़िए तब इसे पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसमें से हम आराम से इसे तो मतलब कवर ही कर लीजिएगा आप। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है क्योंकि आई नो आई एम नॉट टीचिंग वेरी वेल, बट मतलब आई ट्राई माई बेस्ट। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।